सुप्रभात। आज आपको हम पढ़ाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन पेपर आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। बिल्कुल बेहतरीन पेपर। और अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं बिल्कुल इसको सॉल्व करा दूंगा। बहुत ही बेहतरीन पेपर है दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन पेपर। खंड का समय जान ही रहे हो, 3 घंटे 15 मिनट है। 15 मिनट पढ़ने के लिए, 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना पूछा है। दोस्तों साथियों, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन की व्याख्या कर दूंगा, एक एक प्रश्न की व्याख्या कर दूंगा, लेकिन वीडियो पर आपको बने रहना है। अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो इससे अधिक कहीं पूछ ही नहीं सकता, उसकी क्षमता नहीं यूपी बोर्ड की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना, ये इनकी रचना है। और रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंसा अल्लाह खां। नोट करना दोस्तों, इंसा अल्लाह खां। मैं जो 3 ऑप्शन है उसकी भी व्याख्या आपको कर रहा हूं, यहां से भी प्रश्न बनाएगा। जरूरी नहीं है कि ऑप्शन को ही बता दिया जाए और वहां से कहानी जल्दी से खत्म समाप्त कर दिया जाए। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इंसान अल्लाह खां की रचना है। प्रेम सागर किसके है? ये लल्लू लाल का है। दोस्तों ऐसे घुमा के पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन लल्लू लाल की रचना है, तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। तो हमको इसको भी तो पढ़ना है। ठीक है, जो ऑप्शन है वो तो ठीक है। ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना राजा भोज का सपना है तो सही है, लेकिन जो हमारे 3 ऑप्शन है हम उसकी भी व्याख्या आपको देंगे। प्रेमवती ये किसी की रचना नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा, बस यही निवेदन है कि आप लोग वीडियो पर बने रहिए। अगर आप लोग वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। बिल्कुल भारतेंदु के लेखक यहाँ पूछ रहा है, भारतेंदु के लेखक। तो भारतेंदु के लेखक हमारे जो इनके जोड़ीदार हैं, जो इनके सहायक हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने क्या लिखा है? बात लिखा है। इनकी रचना बात है। ठीक है। और ये भगवत शरण उपाध्याय, रघुवीर सहाय, ये दोनों लोग आधुनिक युग के कवि हैं। किस युग के हैं? आधुनिक युग, आधुनिक युग के कवि हैं। इसको भी ध्यान में रखना। ये रघुवीर सहाय भी आधुनिक युग के कवि हैं। और हमारे मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। दोस्तों मैं आपको व्याख्या भी करता चल रहा हूँ, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। भारतेंदु युग के लेखक, भारतेंदु युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्र, जो हमारे 3 ऑप्शन बचे, भगवत शरण उपाध्याय आधुनिक युग के हैं, रघुवीर सहाय आधुनिक युग के हैं, और जो हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, इनका जो साकेत है दोस्तों, एक एक चीज आपको तोड़ के बता दूंगा। साकेत में 12 सर्ग हैं, नोट करना। साकेत है मैथिली शरण गुप्त का क्या? महाकाव्य है। ठीक है, मेरी असफलताएं, बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा है दोस्तों। मैं एक एक चीज आपको रिपीट करा दूंगा। अगर इस बार 20 क्वेश्चन पूछता भी है, ओमार लाता भी है, तो 10 क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी हल ही कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन इसमें और ऐड करना है। मेरी सफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। चलो बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, कोई डाउट नहीं रहने पाएगा। पूरा 96 और 97 अंक मैं हिंदी में दिलाऊंगा आपको। आवारा मसीहा के लेखक। ठीक है, आवारा मसीहा किसकी रचना है भाई? आवारा मसीहा रचना है विष्णु प्रभाकर की। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है दोस्तों, आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, ध्यान रखना इसको। आवारा मसीहा किसकी रचना है?
अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। जैनेन्द्र है, राहुल साहब तैयार है, इससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। चल भैया ऊपर चल, ऊपर चल भाई। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास तितली किसका है? ये प्रसाद का है। किसका है दोस्तों? प्रसाद का। कंकाल किसका है? कंकाल भी किसका है? प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जो हमारे छायावाद के स्तंभ है, छायावाद के उन्नायक हैं, छायावाद के प्रवर्तक हैं। गमन किसका है? प्रेमचंद का है। नोट करना दोस्तों, प्रेमचंद। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, इनका गमन है। बचा क्या? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास ने इसको लिखा है। ठीक है, लाला श्री निवास और दास हो गए। ठीक है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनका उपन्यास है, सॉरी, इनका महाकाव्य है दोस्तों प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास। यहां भी समझ लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसमें 17 सर्ग हैं। नोट करना। मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य क्या है? साकेत, इसको भी नोट करना। इसमें 12 सर्ग हैं। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा, इनकी पत्रिका है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। और एक है हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करा दूंगा, सॉल्यूशन के साथ दोस्तों सॉल्व करा दूंगा। लेकिन आपको वीडियो पर बने रहना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो जाओ भाई, आपकी इच्छा है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये छायावाद की विशेषता है दोस्तों, छायावाद की विशेषता है। छायावाद की एक और विशेषता है, प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। प्रेम और सौंदर्य। ठीक है, हमको तो सब याद ही है, आप लोग याद करिए। प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, यह भी छायावाद की विशेषता है, इसको भी नोट करिएगा। ठीक है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये छायावाद की विशेषता है। भारतेंदु युग, इससे कोई मतलब नहीं। द्विवेदी युग है, प्रगतिवाद युग है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला है क्वेश्चन, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है, इनकी रचना है। ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है मानसी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इनकी रचना है मानसी। और स्वप्न भी है, स्वप्न, इसको भी नोट करना। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का प्रियप्रवास बता ही दिया। वैदेही वनवास, रसकलश, इनकी रचना और भी है, रसकलश भी है। रसकलश किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, ये ब्रज भाषा में लिखा है दोस्तों, इसको भी देखना। महावीर प्रसाद द्विवेदी को जान ही रहे हो। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग की स्थापना की थी। चलो अगला क्वेश्चन, यहां आ जाते हैं। इसमें है भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का संपादन किया था? बहुत बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, इसको तो बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। ये भाई हरिश्चंद्र चंद्रिका किसकी है? ये तो भारतेंदु की है ही। कवि वचन सुधा भी इनकी है, अभी इसके पहले मैंने आपको लिखा ही था।
हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र चंद्रिका और कवि बचन सुधा। ठीक है, 1863 में इसका संपादन हुआ था। और हंस किसका है? प्रेमचंद का है। हंस किसका है? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद कौन है भाई? प्रेमचंद है कथा सम्राट। और ये बाला बोधनी जो है वो इन्हीं की वो स्त्री शिक्षा से संबंधित है। भारतेंदु की स्त्री शिक्षा से संबंधित है बाला बोधनी। और एक बामा बोधनी भी है। ठीक है, बामा बोधनी, ये बामा बोधनी भी है, लेकिन ये किसकी रचना है अभी हमको याद नहीं है। ठीक है, ये बाला बोधनी तो स्त्री शिक्षा से संबंधित है भारतेंदु का, और एक बामा बोधनी भी रचना है। ठीक है, अभी इसको हम नाम नहीं बता पाएंगे, कंठस्थ नहीं है दोस्तों। अगला है हमारा गंगा लहरी के रचनाकार, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर है। सूरदास को तो जान ही रहे हो, क्या है इनका? सूर पचीसी। सूर पचीसी, ठीक है, सूर पचीसी हो गया, और साहित्य लहरी हो गया। ठीक है, साहित्य लहरी हो गया, और इसके बाद सूरसागर है, और अन्य भी रचनाएं हैं। तुलसीदास को जान ही रहे हो, विनय पत्रिका और रामचरित मानस अवधी भाषा में है, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हो ही गए। चलो और आगे चलते हैं। चलो भाई, अब आ गए हम कहाँ? इस पर आ गए, गद्यांश पर। बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसको पढ़िए, गद्यांश को पढ़िए आप लोग, और इसका आंसर देना है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? ज्योत, यह किस दीपक की ज्योत है? इसको किसने लिखा है? रॉबर्ट नरसिंह होम, कन्हैया लाल। ठीक है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, और सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत, ज्योत का मतलब है ज्योति। ठीक है, ज्योत का मतलब है ज्योति, विश्व की सेवा सर्वोत्तम है। इसको लिखा है, ये रॉबर्ट नर्सिंग होम से है, नोट कर लीजिएगा, रॉबर्ट नर्सिंग होम, रॉबर्ट नर्सिंग होम से है, होम, ये पाठ का नाम है, और इसके जो लिखने वाले हैं कन्हैया लाल मिश्र हैं। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, एक कन्हैया लाल है। चलो प्रश्न पर आते हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको देना है। इसको तो पढ़ ही लिया है, इसको अभी करा देते हैं यहाँ। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश, लेखक का नाम प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रॉबर्ट नर्सिंग होम नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है, और इसके हमारे लेखक जो हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। क्या हो गया? संदर्भ हो गया। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल गया, यहाँ 2 नंबर डन। और रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या को करना है, जो यहाँ पर अंडरलाइन को वहां पर किया था, उसको आपको पढ़ के उसको 2-3 लाइन में लिख देना है। कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है? यहाँ पर पूछा है कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। ठीक है, तो विश्व की सर्वोत्तम ज्योत कौन सी है? आओ देख लेते हैं भाई, कौन सी यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है? कौन सी ज्योत है? ठीक है, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। ठीक है दोस्तों, कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है? अपने विश्वासों के साथ एकाग्र ज्योत की। लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? यहाँ पर देखिए, लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? यह अनुभव कितना चमत्कारी है? यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। यही लेखक के लिए क्या है? चमत्कारी है। यही लेखक के लिए क्या है? चमत्कारी है। ठीक है, अगला है जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्द को लिखना है। ठीक है, जागरूक
जागरूक का मतलब जो एक्टिव है, जो थोड़ा सा एक्टिव है, जो सब कुछ जान रहा है। और लक्ष्यदर्शी का मतलब होता है अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होना, लक्ष्यदर्शी अर्थात लक्ष्य को बनाए रखना कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगला हमारा है, ये कहाँ से आ गए भैया, तुम्हारा क्या काम है यहाँ, चलो हटो यहाँ से, तो हट ही नहीं रहे हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य। दोस्तों देखिए, बहुत बेहतरीन आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, ये तो यहाँ लिखा ही है, माता भूमि पृथिव्यो वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, ये तो आपके समक्ष ही है। ठीक है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप। चलो आते हैं प्रश्न पर, जहाँ से आपको मिलना है, जहाँ से आपको 10 नंबर मिलना है, हम इस पे आते हैं। ठीक है, और नीचे आओ भाई, थोड़ा सा ऊपर क्यों चले जा रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है, और इसके हमारे लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, नोट कर लीजिएगा। वासुदेव वासुदेव शरण वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, ये हमारे कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लोगे प्यारे, लाइन को पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ लेना, और थोड़ा सा अपना शब्दों को चेंज करके व्याख्या कर सकते हो। राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है, राष्ट्र का दूसरा अंग अर्थात जन। ठीक है, जन पृथ्वी। ठीक है, जन पृथ्वी, और राष्ट्र का दूसरा अंग जन हो गया, पृथ्वी हो गई, और एक और है राष्ट्र, उसमें जो 3 तत्व दिए हैं। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों, क्लियर ही हो जाए, डाउट क्यों रह जाए भाई, हमें भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, हम इसको देख के आपको तुरंत क्लियर कर दे रहे हैं। हाँ, भूमि हो गई, जन संस्कृति, चले तो भूमि हो गई, और संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज परंपरा। जन हो गई, पृथ्वी हो, जन भूमि मतलब वही भूमि पृथ्वी, जन का मतलब हो गया हमारे लोग, और भूमि, और संस्कृति, संस्कृति का मतलब है रीति रिवाज और परंपराएं। अब यहाँ पूछ रहा है राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है, तो राष्ट्र का दूसरा अंग, इनमें से कोई एक अंग लिख दीजिए, चाहे जन लिख दीजिए, या भूमि, या फिर संस्कृति, हो जाएगा। राष्ट्र की कल्पना कब संभव है, अर्थात जब यह 3 तत्व नहीं रहेंगे। दोस्तों नोट करना, ये जो हमारे 3 एलिमेंट हैं, ये जब 3 तत्व नहीं रहेंगे, जन, भूमि और संस्कृति, तो फिर राष्ट्र की कल्पना असंभव है। राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है, राष्ट्रीयता की कुंजी यही हमारे जन, पृथ्वी और संस्कृति क्या है, यही हमारे राष्ट्रीयता की कुंजी है। चलो आगे चलते हैं, 10 नंबर का पद्यांश भी है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। पूरी हों यदि न तुझसे अन्य बातें हमारी, हरिओद ने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो तू मेरी, कहाँ से लिखा है, राधिका से लिखा है। ठीक है, राधा। पवन दूधिका से लिखा है, हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद पवन दूधिका से लिखा है। पूरी हुए यदि न तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अंतिम पैराग्राफ है दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, जो पवन दूधिका से ये पैराग्राफ लिया है, ये बिल्कुल अंतिम पैराग्राफ है, मैं व्याख्या बता दे रहा हूँ। कहने का मतलब है, राधिका पवन से कह रही हैं, हवा से कह रही हैं कि अगर मैं, मेरे द्वारा जितनी बातें बताई गई हैं, लता के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, दीवार के माध्यम से, जितने भी माध्यम से मैंने आपको बताया है, सारी बातें अगर तुम पूरी कर पाने में असमर्थ हो, तो तुम मेरी इतनी ही विनय मान के तू चली जाना। छू के मेरे, जो हमारे भगवान कृष्ण है, जो हमारे भगवान कान्हा है, उनके कमल रूपी पग को, उनके चरण रूपी पग को, चरणवत रूपी, उनके कमल रूपी पग को, उनके चरणवत रूपी चरण को
प्यार के साथ छू करके सिर्फ आप चली आना, तो क्या हुआ, मैं जी जाऊंगी। मैं फिर जब आप लौट करके वापस आओगी तो मैं उसको अपने गले से लगा करके मैं जी लूंगी। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही यहाँ पर बताया है। चलो इसकी हम व्याख्या कर देते हैं। आपको जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं यहाँ तक। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे रचयिता गद्य में लेखक, पद्य में रचयिता, इसके हमारे रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो कि द्विवेदी युगीन कवि माने जाते हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या पहले बता दिया। 2 नंबर आपको संदर्भ में मिल जाएगा, 2 नंबर व्याख्या पे मिल जाएगी। कमल पग में कौन सा अलंकार है, यहाँ उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। नोट कर लीजिएगा, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उसकी तुलना की जा रही है भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण से उस कमलवत चरण की तुलना की जा रही है। नायिका किसको और क्या विनती कर रही है, पवन से विनती कर रही है। और कर रही है, अगर जो मैंने इसके पहले अन्य बातें बताई है, चित्र के माध्यम से, दीवार के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से, लताएं तनों के माध्यम से, अगर तू भी भगवान कृष्ण के अगर पाने में तू उनको लाने में असमर्थ रहना, तो सिर्फ मेरी इतनी ही विनती मान लेना, अय पवन, अय हवा, तू मेरी इतनी ही विनती मान करके चली आना, मैं तुझको अपने गले से लगा करके धन्य हो जाऊंगी। नायिका पवन को किसके कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है, कान्हा के। किसके, कान्हा किसका, अर्थात भगवान कृष्ण के चरणों कमल को छू करके आने को कह रही है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहा मनुने नभधरणी बीच, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों नोट करना, जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलो इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो तो हमें याद है, तपन में शीतल मंद बयार। तुम लोग तो याद करोगे नहीं, चलो भाई ठीक है, गुरु जी ही याद करें। हाँ, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के श्रद्धा मनु नामक पाठ से अवतरित है। दोस्तों प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के श्रद्धा मनु नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे जो रचयिता है, जो कि छायावाद के स्तंभ है। नोट करना, कि छायावाद के स्तंभ है। कौन, प्रसाद जी, छायावाद के स्तंभ। ठीक है, छायावाद के उन्नायक, छायावाद के प्रवर्तक। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लोगे, ठीक है, व्याख्या को पढ़ना, एक्सप्लेन कर लोगे। मनु किससे अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं, मनु किससे, श्रद्धा से बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं, श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा और मनु ही, इन्हीं के द्वारा सृष्टि का निर्माण होना है। दोस्तों श्रद्धा और मनु के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण होना है। मनु अपने आप को क्यों असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वह तपस्वी का जीवन उस समुद्र के किनारे फेंके हुए मण की तरह एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। इसलिए वह अपने आप को एकांत, निर्जन, निर्जीव और अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तिमिर और चपला शब्दों के अर्थ लिखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तिमिर माने होता है अंधकार, नोट कर लीजिएगा। तिमिर माने होता है अंधकार और चपला माने होता है बिजली। चपला माने होता है बिजली। ठीक है, तिमिर माने अंधकार, चपला माने बिजली। अगला हमारा है, आगे क्या पूछा है भाई, आगे पूछा है परिचय देते हुए की कृतियां। यहाँ पर 3 साहित्यिक परिचय गद्य से पूछता है। जनेन्द्र कुमार, एक कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर और हरिशंकर परसाई। 3 साहित्यिक परिचय गद्य से पूछता है और 3 जीवन परिचय पद से पूछता है। तो दोनों से आपको एक एक लिखना है और यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये 5 का, ठीक है, 5 का क्या है, गद्य का है, और ये 5 का जो है ये पद्य का है। ठीक है, यहाँ आपको 5-5 नंबर मिलेंगे। और एक कहानी है दोस्तों, कहानी आपको कंठस्थ करना है, 1.5 पेज में लिखना है। ठीक है, 1.5 पेज में अगर आप कहानी लिख देते हो, यहाँ भी आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ये लाठी कहानी है, ध्रुव यात्रा है, या फिर पंचलाइट है, खून का रिश्ता है। यहाँ पर 3 कहानी दिया है
3 में से आपको एक कहानी ही लिखना है। अगला यहाँ पर है जो 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पूछा है, हटो भाई तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर जो खंड काव्य जिला वाइज चलता है दोस्तों, क्योंकि हर जिले में अलग अलग चलता है। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, तो हमारे यहाँ चलता है भाई सत्य की जीत। हमारे यहाँ यही चलता है प्रतापगढ़ में दोस्तों, ये प्रतापगढ़ में ही चलता है, प्रतापगढ़। ठीक है, तो अपने जिले के हिसाब से चलता है। इनमें से इन दोनों में से एक को ही लिखना है। ठीक है, तो अपने के जिले के अपना जिला वाइज इसको आप देख लीजिएगा, जिसका जो भी जिला पड़ेगा उस हिसाब से आपको लिखना है। अब यहाँ आ गया खंड खा, ये 7 नंबर का है दोस्तों, 7 नंबर का है भाई। कैसे लोगे 7 नंबर? ये 7 नंबर कैसे आएगा झोली में? ये 7 नंबर झोली में लाने के लिए पहले संदर्भ लिखोगे। ठीक है, जन्म के 10वें दिन शिव भजेयम, शिव का भजन करने लगे। कौन? इति बुद्धया पिता ससुतस्य मूल शंकर, मूल शंकर। ठीक है, जन्म के 10वें दिन ही, ये महामना मालवीय से है प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसमें लेखक रचयिता तो नहीं लिखना है। ठीक है, जन्मतः 10वें दिन है, जन्म के 10वें दिन शिव भजे गयम, शिव का भजन करने लगे। इति बुद्धया, और ऐसा बुद्धिमान, इति बुद्धया पिता, ऐसा बुद्धिमान पिता, स्वसुतस अर्थात ऐसे पुत्र को, मूल शंकरम इति नाम अकरोत, ऐसे बुद्धिमान पुत्र का नाम मूल शंकर रखा। ठीक है, 8वें वर्ष और 8वें वर्ष में, ठीक है, 4 सेवपैनम अकरोत, और उसका जो है जो उसका संस्कार होता है उपनयन संस्कार भी कर दिया। और 13 वर्ष में प्राप्त होते, और 13 वर्ष में मूल शंकर के पिता शिवरात्रि का व्रत किया। और पिता के आज्ञा अनुसार मूल शंकर सर्वमपि व्रत, सभी व्रत का वो विधान पूर्वक क्या किया, उसका अनुसरण किया। इस प्रकार से आपको व्याख्या लिखनी है। 7 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और उसको नहीं आता है तो इसको अपना लिख देना। ठीक है, अतीत प्रथम कल्पे, ये जातक कथा से है दोस्तों। कहाँ से? जातक कथा से है। ठीक है, श्लोक हमारा आ गया। श्लोक, श्लोक यहाँ से लिखना है। उदेत सविता ताम्रस्ताम, ये तो उसमें से है ऋतु वर्णन से, ये तो ऋतु वर्णन से है। और मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्र वनेश विक्रांतत्र मृगेन्द्र रम्या नगेन्द्र निवृत नरेन्द्र प्रकीडितो वारिधरे सुरेन्द्र। ठीक है, तो इस प्रकार से उदेत सविता ताम्रस्ताम, इन दोनों में से आपको किसी एक की आपको संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं यहाँ से। जो आपका संस्कृत है, वर्षा काले के मत्ताह भवन्ति, अर्थात जो मेढक थे वही थे। ठीक है, दुर्योधन का आशित, इनमें से आपको देना है। और यहाँ पर ये आपका आ गया रस, शांत रस, अनुप्रास अलंकार, जहाँ अक्षरों की बार बार आवृत्ति हो। ठीक है, और यहाँ पर सवैया है, शांत है, वात्सल्य है। इनमें से आपको एक इसमें से देना है, एक इसमें से, एक इसमें से। निम्नलिखित पर आपको निबंध लिखना है दोस्तों। ये आपको 4 निबंध पूछा है। मेरा प्रिय खेल, शिक्षा का महत्व, भ्रष्टाचार कारण निवारण और सादा जीवन। और अंतिम क्वेश्चन अभी, चलो भाई थोड़ा सा और देख लेते हैं, आगे बढ़ो। इस आपका हो ही गया, आपका हो गया। चलो आते हैं 12 पर। इसमें क्या पूछा है? हरे का संधि विच्छेद पूछा है। हरे का संधि विच्छेद, हरे, हरे धन ए, हरे, हरे धन ए, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बनेत्रम, बन धन, बने धन बने धन अत्र, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। रामश्चलति में संधि पूछा है। रामश्चलति में भैया कौन सी संधि है? इसमें रामश्चलत में व्यंजन संधि है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है समास का नाम पूछा है। ठीक है, आपको देना है समास का नाम। इसमें आपको आजीवनम पढ़ना है, श्वेताम्बरम है, महाशया है, आजीवनम, एक समास का विग्रह नाम करके आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक है, आजीवनम या श्वेताम्बरम, इनमें 3 में से किसी एक को कर देना है। और यहाँ पर क्या पूछा है? पत्र पूछा है।
पत्र को आपको लिखना है। ये भी 8 नंबर का है और यहाँ पर आपको लिखना है क्या, धातु रूप प्रत्यय लिखिता कृत्वा दृष्टवा। दोस्तों इस प्रकार से आपको इसको सब कंप्लीट कर देना है। अगर इस प्रकार से आप लिख देंगे तो आपको 97 या फिर 98 अंक मिलना तय है। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। दोस्तों अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।